हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग का टारगेट विद गुरुकुल के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज जो पढ़ने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का जो है उदाहरण पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि पेपर के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग को पढ़ना है इसका एग्जाम्पल। और आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो उदाहरण है वो बोल क्या रहा है, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन दे रहा है इसको हमको गणितीय रूप में व्यक्त करना है, इसका इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, द्विघात समीकरण को जानने का जो जरिया है वो कैसे जानेंगे, पहले उसको जान लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, वो ax² bx+c = 0 इस फॉर्मेट का होता है। और यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि जो चर हमको दिख रहा है, जो x चर यहाँ पर भी है, x चर यहाँ पर है, तो चर की सबसे अधिकतम घात, चर क्या है यहाँ पे x, तो जो चर है x जो है उसकी अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे 5x² 6x प्लस का 5 = 0। ये हमारा एक क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर आए हैं उस चर में हमारा जो चर x है उसकी घात क्या है, 2 है। सबसे अधिकतम घात, सबसे अधिकतम घात देखना है। यहाँ पे एक चर और है x, इसकी घात 1 है, लेकिन ये इससे छोटा है तो अधिकतम घात क्या है, 2। तो सबसे अधिकतम घात जो होगा वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। और ये ध्यान देना है कि x² का जो गुणांक हो वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो यहाँ पर दिख रहा है हमको a, वो 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल 0 हो, इस फॉर्मेट का हो कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि x² का गुणांक 0 होने का मतलब कि पूरा x² वाला पद 0 हो जाएगा, और ये पद 0 होने का मतलब कि द्विघात समीकरण के कैटेगरी से ये हट जाएंगे। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि x² का गुणांक 0 ना हो। तो यही था हमारा फॉर्मेट द्विघात समीकरण का। और आइए सवाल लगाते हैं, जानते हैं। देखिए, पहला जो उदाहरण है वो क्या है, कह रहा है कि जॉन और जीवंती, जॉन है और जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। तो कह रहे बताइए कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, 2 जन हैं। अब दोनों जन के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं, ठीक। लेकिन किसके पास कितने कंचे हैं, जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं, ये बताया नहीं गया है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मानते हैं, आइए। तो यहाँ पे लिखे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या मान लेते हैं कितनी संख्या है, x, ठीक। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब देखिए, अगर 2 जन हैं, 2 जन को मिलाकर कुल कंचे कितने हैं, 45 है। 2 जन को मिलाकर कितने हैं कुल कंचे, 45। अगर जॉन के पास अगर x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो जीवंती के पास जो होंगे वो ये ध्यान दीजिएगा कि 45 में से x कंचे इनके पास है। तो 45 में से x कंचे जब ये जॉन ले लिया, तो जॉन जब x कंचे ले लिया गया
तो अब ये कंचे इनके पास आएंगे तो इनमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो जीवंती के पास बचेगा वो क्या बचेगा कि 45 माइनस एक्स। ये किसके पास, जीवंती के पास, और ये कौन था, जॉन था। ठीक, तो अगर जॉन को हम लोग मान लिया है कि एक्स कंचे हैं, तो जो जीवंती के पास कंचे बचेंगे वो बचेंगे क्या, 45 माइनस एक्स, क्योंकि इतने में से इतना कंचा इनके पास आ गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो जीवंती के हिस्से में आएगा। तो यहाँ पे लिखते क्या है कि जीवंती के पास जो कंचों की संख्या होगी वो 45 माइनस एक्स। ये हो गया। एक मिनट, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 45 माइनस एक्स, ये है जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब आगे बोला क्या है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, जब इनके पास से भी 5 कंचे खो गए और इनके पास से भी 5 कंचे खो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे जब 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास, खोने के बाद जॉन के पास जो कंचों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 कंचे अगर हम यहाँ से अगर खो देंगे तो हमारे पास x पहले थी, तो 5 कंचे अब खो देंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 5। और 5 कंचे खोने के बाद अब जीवंती के पास जो कंचों की संख्या होगी वो क्या होगी, पहले जीवंती के पास कितने कंचे थे, 45 माइनस एक्स थे। पहले जीवंती के पास कितने, 45 माइनस एक्स। जब यहाँ से हम 5 निकालेंगे तो 45 माइनस एक्स में से जब हम 5 कंचे खो दिए, खोने का मतलब घट गया हमारा, और जैसे ही घटाएंगे तो 45 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसके पास अब जो शेष कंचे बचे वो 40 माइनस एक्स, ये मिला। ठीक, फिर आगे बोल क्या रहा है कि अब उनके पास जो कंचे बचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल कितना है, 124। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो बचा 24, मतलब 5 कंचे खो दिया जॉन, तो जॉन के पास बचा x माइनस 5। और जब जीवंती ने 5 कंचे खो दिया तो उसके पास बचा 40 माइनस एक्स। तो अब जो हमारा प्रश्न के अनुसार होगा, जो प्रश्नानुसार होगा, प्रश्नानुसार जो होगा कि हमारे पास अब कंचे कितने पास, यहाँ पे बचा x माइनस 5 और यहाँ पे बचा है 40 माइनस एक्स। तो अब इन दोनों कंचों की संख्या का गुणनफल बचा है ना, अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, 124। तो यहाँ पे x माइनस 5 जो है वो जॉन के पास है, जीवंती के पास जो है वो 40 माइनस एक्स है। इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है, 124। ठीक, अब यहाँ से हम करेंगे क्या कि इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और दो ब्रैकेट के बीच में अगर यदि गुणा है तो इनमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों ब्रैकेटों को गुणा करेंगे और उसे सॉल्व करके यहाँ से एक द्विघात समीकरण निकालेंगे, जिस समीकरण में चर जो आएगा x, उसकी मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 2 होगी। तो हम लोग निकालते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो पहले x को उठाइए, 40 में गुणा करिए तो क्या मिल जाएगा, 40x। इस x को उठाइए माइनस x में कर देंगे तो ये x स्क्वायर। यहाँ से इसको उठाया इसमें किया, फिर इसको उठाया यहाँ इसमें किया, फिर माइनस 5 को उठाइए 40 में करिए तो कितना हो जाएगा, 40 पंजे कितना, 200। माइनस 5 को उठाएंगे x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा, 5x बराबर में 124। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। x वाला टर्म्स जोड़ लेते हैं हम लोग, x वाला टर्म्स हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 40x प्लस का 5x तो कितना हो जाएगा, 45x। और ये हमारा जो है माइनस का x स्क्वायर माइनस 200 बराबर में 124। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लीजिए। और अरेंज करने के बाद यहाँ से हमको बोला है स्थितियाँ जो दी गई है उसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। गणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब कि द्विघात समीकरण में ही इसको छोड़ देना है, और आप आगे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगले पेज में।
यहाँ पे देख लीजिएगा कि समीकरण हमको क्या मिला है, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर में 124। एक बार इसको देख लीजिए पूरा अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज में। देखिए जो हमारा द्विघात समीकरण हमको मिल के आया था, जो द्विघात समीकरण मिल के आया था वो क्या था, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। चलिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमको, देखिए एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म्स है वो माइनस में, इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर लेकर जाएंगे तो सबको उस तरफ लेकर जाएंगे, तो इधर तो हो जाएगा 0, 45x उधर ले जाइए माइनस का 45x, एक्स स्क्वायर उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस 200 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 200, और यहाँ पे जो 124 है ये तो इधर ही था, इधर ही है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 124। अब यहाँ पे हमको मिला क्या कि एक्स स्क्वायर वाला पद मिल गया, तो इसको अरेंज करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद, और फिर यहाँ पे हमको देखा 200 और 124 है, तो ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स में आएंगे, तो इनको जोड़कर अलग करना है, तो आप पहले एक्स वाला पद लिख लीजिएगा माइनस का 45x। अब यहाँ देखिए 124 और 200 कितना हो जाएगा 324, ये बराबर में 0। ठीक, तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 बराबर में 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण मिला जो ये बता रहा है कि ये स्थितियां गणितीय रूप में व्यक्त हो गए। अब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो x का मान निकलेगा, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए कि गुणा करने पर 324 और जोड़ने पर 45 है, तो ऐसा गुणनखंड सोच लीजिए, तो इसका गुणनखंड सोचने पर जो मिलेगा वहां से कर लीजिएगा, तो इसका गुणनखंड जो मिलेगा वो क्या मिल सकता है, तो जोड़ने पर 45 और गुणा करने पर 324, तो 36 और 9 मिलेगा आपको, कि 36 9 को जोड़ेंगे तो 45 होगा, और 36 9 आपका 324, 9 का 54 और 9 3 27 5 32। तो यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गणितीय रूप में बोला है व्यक्त करने के लिए, यहाँ पे बोला है कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये क्वेश्चन यहीं तक फाइनल होता है। इसके आगे आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहीं तक बोला था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वहां पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा क्या है, कि सवाल है क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों निर्मित करता है, कुछ खिलौनों को निर्मित करता है। ठीक है, यहाँ पे को निर्मित करता है, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होता है वो रुपए में होगा। कितना दिया है कि 55 दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में होना चाहिए, और 55 दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण हुए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मतलब उस दिन का मतलब कि एक दिन कुछ क्वांटिटी में, कुछ संख्या में, कुछ मात्राएं में खिलौने बने होंगे, तो हमको उस खिलौनों की संख्या निकालना होगा। तो निकालते हैं। देखिए तो पूछा क्या है यहाँ पे कि उस दिन निर्माण हुए यहाँ पे खिलने की संख्या दिया है, खिलने नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए खिलौने। खिलौने की संख्या। ठीक, यहाँ पे खिलौना रहेगा, सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट होने के कारण लिख गया है। सवाल एक बार देख लीजिएगा, सवाल सही है, एक बार रुकिएगा, थोड़ा सा सवाल देख लिया जाए। खिलौने का मूल्य 55 में से, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लिएगा, 55 में से। ठीक है, 55 में से यहाँ दिन नहीं रहेगा, इसको कटिएगा। ठीक है, 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से, यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, इसको सही किया, कुछ मिसप्रिंटिंग के कारण दे दिया गया है, यहाँ पे गलती हो गई है, कोई बात नहीं। मिस्टेक कर दिया गया है यार।
चलिए लगाते हैं। यहाँ पे क्या है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या मान लेते हैं कि माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की जो संख्या है वो मान लेते हैं कि x। हमने उस दिन का मतलब एक दिन में हम लोग ने कितने खिलौना बनाया, यक्ष खिलौना बनाया। अब उसकी संख्या ज्ञात करनी है तो इसलिए x मान लिया, यहाँ पे माना। अब आगे बोल कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग का मतलब है कि जो मिट्टी उट्टी के बनाते हैं बर्तन, तो जो होता है हमारा वो कुटीर उद्योग के संबंध से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो यहाँ पे बोल कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक, तो जो एक खिलौने का जो मूल्य है वो कितना दिया है, एक खिलौने का जो मूल्य है कह रहा है कि 55 दिन नहीं होता है, 55 रुपए में से, यहाँ तो थोड़ा सा गलत किया, सही कर लीजिएगा, 55 रुपए में से जो एक दिन में निर्माण किए गए हैं उनकी संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, मतलब 55 रुपए में से जितना एक दिन में तैयार किया गया खिलौना उसकी संख्या अगर घटा दी जाए तो एक खिलौने का मूल्य पता चल जाएगा। ये सवाल करना जाएगा। इस सवाल को थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे गलती किया हुआ है तो इसको सही कर लीजिएगा। फिलहाल यही है कि 55 रुपए में से एक दिन में जितना खिलौना तैयार हो रहा है उसी खिलौने की संख्या को आप 55 में से घटा देंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि एक खिलौने का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने निकाल लिया कि एक खिलौने का जो कॉस्ट प्राइस है, मूल्य है, वो 55 माइनस एक्स है। अब आगे बोला क्या, कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 रुपए थी किसी एक दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार कि अगर हमको ये पता हो कि एक दिन में हम लोगों ने कितना खिलौना बनाया, एक्स बनाया। ठीक, अब एक खिलौने की संख्या कितनी है, एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक दिन में कुछ आइटम्स तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने 10 वस्तु एक दिन में तैयार किया और एक वस्तु का अगर प्राइस 10 है तो 10 वस्तु तैयार किए, एक वस्तु का प्राइस 10 है तो 10 वस्तु तैयार किए तो 10 वस्तु का कुल प्राइस कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे कि वस्तुओं की संख्या 10 है और एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 10 है, तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो अब टोटल 10 का मूल्य बता सकते हैं। तो यहाँ से वही कर लीजिए, ये हमारा एक दिन में हम एक्स बना रहे हैं और एक खिलौने का मूल्य पूरा इतना है। तो अगर वस्तुओं की संख्या में हम एक खिलौने का कास्ट प्राइस से जैसे ही गुणा करेंगे तो टोटल वस्तुओं की जो संख्या है उसका पूरा मूल्य हमको पता चल जाएगा। तो प्रश्नानुसार ये बोला है कि एक्स हमारा क्या है, खिलौनों की संख्या, और एक खिलौने का प्राइस कितना है, 55 माइनस एक्स है। तो एक्स खिलौने का प्राइस क्या होगा, इसमें गुणा कर दीजिए। तो जैसे इसमें आप गुणा करेंगे तो आपको पूरा जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया है कि कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750। कितनी थी, 750 रुपए थी। तो यहाँ से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 55x, गुणा कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इसको उधर लेकर चले जाइए, पश्चांतर कर दीजिए। पश्चांतर करने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस में हो जाएगा, 55 माइनस है, 55x है जो प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर सब जीरो बच जाएंगे, 55 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 55x हो जाएगा, उधर जाएगा ये एक्स स्क्वायर जो माइनस वाला है तो उधर प्लस हो जाएगा, और इधर है इधर है जो हमारा प्लस का 750। तो इसको अरेंज कर लीजिए सिस्टमेटिक। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750, ये जो हमको मिला ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इस समीकरण में जो चर है उसकी मैक्सिमम घात 2 है, तो अतः ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस स्टेटमेंट जो दिया था ये कथन, ठीक है, तो इससे बोला था कि हमको इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना था। यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं
एक्स का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, और एक खिलौने का मूल्य क्या है वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि यहीं पर इसको आप छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका आप गुणनखंड बना सकते हैं। गुणा करने पर 750 और जोड़ने पर 55, तो इसको आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल में ही तक बोला था। और इसको देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट जो है कि कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण जो हमारे ये दिए हुए समीकरण है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जो ये द्विघात समीकरण 1 2 3 4, ये जो चारों समीकरण दिए ये पूछ रहा है या नहीं। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो होता है हमारा, उसमें एक चर आता है, एक चर या तो x, यहाँ पे तो x है, सब में दिख रहा है x है, तो x आएंगे, और x की घात जो होगा वो x की घात हमको मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अगर 2 मिल जाएगा, उस रूप में मिल जाएगा, व्यापक जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो उस रूप का अगर दिख जाएगा तो हम बोल देंगे द्विघात समीकरण है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या है, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ से, पहले वाला कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 3। तो इसको क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको खोल दीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b²। यहाँ पे जो माइनस b है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस लगा के कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का b² माइनस 2ab, ठीक। तो स्क्वायर वाले टर्म्स प्लस में रहते हैं, ab वाला टर्म्स क्या होता है, माइनस में रहता है। तो यहाँ पे 2ab, तो 2 दूना माइनस 4x और प्लस का 1, ठीक है। इसको हटाते हैं हम। अभी हमारा प्लस का 1 हो गया यहाँ पे, और बराबर में ये क्या है 2x माइनस 3, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया x², 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4x प्लस का 1 ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे x² हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस का ये देखिए 4 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 5, और माइनस का 4x, 2x को इधर बुला लीजिए तो माइनस का 2x, माइनस 3 को इधर बुला लेंगे तो प्लस का 3, क्योंकि हमको सॉल्व करना है समीकरण को, और समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमको इस तरफ बुलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये x² मिल गया 4, पहले x वाला टर्म से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब कि चर की घात घटते हुए, पहले 2 वाला घात फिर 1 वाला घात, फिर अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो x² हो गया, तो 4 और 2 ये माइनस का है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 6x, और 3 और 5 ये प्लस का 8 बराबर 0। तो ये हमारा देखिए जो समीकरण हमको मिल गया है ये x है, और x की मैक्सिमम घात क्या है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है, मतलब ये तो हमारा क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक। इसी तरीके से हम इनको चेक करेंगे, इनको चेक करेंगे, इनको चेक करेंगे। तो चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा वाला चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि x प्लस 1 प्लस का 8 बराबर में x प्लस 2 x माइनस 2, ठीक। इनसे गुणा कर दीजिए तो x का x में गुणा करेंगे तो x², यहाँ x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और ये प्लस का 8 है। यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट है, चाहे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a² माइनस b²। तो अगर ऐसे दिख रहे हैं तो हम इनको ये लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, इसको हम लिख सकते हैं x², मतलब a जो है हमारा वो x है और b की जगह 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा क्या x² प्लस x प्लस 8। यहाँ सॉल्व करेंगे तो इनको इधर ही लेकर चले आइए, या चलिए एक लाइन कर लेते हैं, x² माइनस 2 का स्क्वायर 4, इनको इधर पश्चांतर कर देंगे तो हमको क्या निकल के आएगा ये देखते हैं। ये इधर आएगा तो ये माइनस का x², ये हो गया प्लस का 4 बराबर में 0।
तो यहाँ से देखें तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, मिला क्या हमको एक्स 8 और 4 12। तो जो समीकरण हमको निकल के आया है, जो मिला है, जो प्राप्त हुआ समीकरण, क्या उस चर की घात 2 है? मैक्सिमम अधिकतम घात हमको 2 मिल रही है, तो अधिकतम घात 2 तो नहीं मिल रही है। 2 मिलता तो द्विघात समीकरण होता है, तो चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः ये लिखेंगे ये हमारा जो है द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से इसको और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया होगा, देख लीजिए। तो हो गया होगा तो इसको इरेज करते हैं और फिर अगले वाले को कर लेते हैं, देख लीजिए। चलिए, अब देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, ये हमारा पहला था, ये दूसरा था। अब इसको हम लोग जो है कि तीसरा और चौथे नंबर का कर लेते हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है बच्चों। चलिए देखिए, तीसरे नंबर का जो है क्या है कि यहाँ पे क्या है x 2x + 3, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x का, चलिए अच्छा एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x का गुणा 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², x का 3 में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3x और यहाँ मिलेगा x² + 1। ठीक, दोनों को इधर लेकर चले आइए तो ये हो जाएगा 2x² 3x, x² इधर आ जाएगा तो माइनस का x², 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का 1 बराबर 0। तो 2x² में से x² घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1x²। बड़ा है, बड़े का साइन प्लस में लगाएंगे। यहाँ पे 3x है तो प्लस का 3x और यहाँ पे -1 बराबर में 0। तो देखिए ये जो हमको रूप निकल के आया है ये द्विघात समीकरण का है। कैसे? क्योंकि चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण के रूप का है। ठीक, अब इसी तरीके से 4 नंबर वाला सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। ये बच्चों 4 नंबर का क्या है, 4 नंबर का सवाल, x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सब अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या है a + b का, तो a + b का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो ये हमारा पूरा a + b का फॉर्मूला होता है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ लगाते हैं तो a + b, a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो x का क्यूब यहाँ हो जाएगा, फिर b की जगह 2 है तो 2 का क्यूब, फिर प्लस 3ab, 3 दूना 6x हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में x, a + b का मतलब x + 2, पूरे को ऐसे उतार देंगे। यहाँ पे x³ - 4 है, जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कि x³, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 6x का x में गुणा कर दीजिए तो 6x², 6x का 2 में करेंगे तो 6 दूना 12x, यहाँ पे x³ - 4, दोनों जन को इधर बुला लीजिए तो ये x³ + का 8 + 6x² + 12x, इधर आएगा तो ये माइनस का x³, ये इधर आएगा तो प्लस का 4। यहाँ से x³ + x³ से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि x³ यहाँ माइनस है और यहाँ x³ प्लस है, तो प्लस माइनस कट गया तो हमको बचेगा, पहले x² वाला टर्म्स लिख लीजिए, क्या है 6x², ठीक, प्लस का 12x और यहाँ पे बचा है 8 और ये बचा हमारे पास 4, तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे, प्लस का 12। ठीक, और इधर बराबर में 0 है, इसको लिख लीजिएगा। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात जो है वो क्या है बच्चों, 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का है। ठीक,
ये हो गए हमारे चारों सॉल्व हो गए। इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंडन द्वारा द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करने। मूल ज्ञात करने का मतलब हम लोग समझते हैं कि मूल कैसे ज्ञात करेंगे, और मूल ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है विविक्तर का, लेकिन विविक्तर भी आगे मिलेगा अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा जो है कि मूल ज्ञात करना है, लेकिन कौन सा? गुणनखंडन। गुणनखंडन मतलब गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है उसी का गुणनखंड करते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। इसका मूल ज्ञात करना है। मूल क्या होता है कि यहाँ से x के जो वैल्यू है, x के जो मान है वो हमको निकालना है, और x का जो मान होगा वही हमारा मूल होगा। ठीक, तो निकालते हैं, गुणनखंड करिए। देखिए गुणनखंड क्या होता है कि किनारे 3 यहाँ पे 2 है, तो 3 दूना 6, तो गुणा करने पर 3 और 2 का गुणा कर रहा है तो कितना आ रहा है? 6। तो 3 दूना 6, गुणा करने पर 6 आए, और प्लस है, प्लस का साइन मतलब कि जोड़ने पर क्या मिले हमको? 5। तो 2 ऐसी संख्या लीजिए जिसका गुणा करे तो 6 आए, और वही दोनों संख्या ऐसा चुने कि जिनको जोड़ने पर क्या मिल जाए? 5 मिल जाए। तो देखिए आसानी से सिंपल सा है ये। इसको क्या कर सकते हैं हम? 3 + 2, 3 2 कितना हो जाएगा? 5, मतलब 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से गुणनखंड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x² - 3x प्लस का 2x + 3 = 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, और यहाँ से कॉमन निकल के आएगा। यहाँ से कॉमन जो हमको मिलेगा वो x मिलेगा। तो x अगर यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन लिया, तो x 2 बार है, एक बार बाहर गया तो यहाँ से बचेगा एक x बचेगा। यहाँ से एक x बाहर गया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। और प्लस का इसमें क्या कुछ नहीं कॉमन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज़, यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो इसको क्या कर देगा? ये माइनस कर देगा। तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो 2x - 3 = 0। तो यहाँ मिला 2x - 3, 2x - 3, ये दोनों कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या बचेगा? x - 1, ये माइनस है। अब यहाँ पे करेंगे कि जब, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो अभिष्ट गुणनखंड अगर इसके बराबर 0 लेंगे तो 2x - 3 = 0 लेंगे, तो एक मूल यहाँ से निकल के आएगा। इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये 3, तो x बराबर जो क्या निकल के आएगा हमको? 3/2, एक मूल यहाँ मिलेगा। और जब x - 1 = 0 लेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा? 1। तो ये हमारे पास x के 2 मूल मिल गए। क्या क्या मिल गया? x के 2 मूल, x के 2 मूल हमको मिले हैं, वो क्या मिले? एक मिला 3/2 और एक मिला 1, तो यही हमारे x के 2 मूल मिल गए। ये हो गया। अब इसी तरीके से जो है कि हम गुणनखंड से मूल निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0, मतलब 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो जो मूल ज्ञात करना है, इस बार मूल द्विघात समीकरण का ज्ञात करना है, तो मूल आप गुणनखंड से भी लगा सकते हैं, और चाहे तो विविक्तर सूत्र का यूज भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग गुणनखंड लगा के आए तो उसी से ही लगा लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि 6x² माइनस का x माइनस का 2 = 0। क्या बोला गया कि गुणा करने पर, जैसे 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, तो गुणा करने पर 12 आए, गुणा करने पर 12 आए, और माइनस मतलब घटाने पर 1 आए। तो ऐसा गुणनखंड बनाइए कि दो संख्या ले कि उनका गुणा करें तो आपको 12 मिले, और उन्हीं दोनों को अगर घटा दे तो हमको क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। तो ऐसी संख्याएं क्या हो सकती हैं? तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? जैसे हम यहाँ क्या ले लें? 4 4 और 3, तो 4 3 12, और 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो इसका जो गुणनखंड मिल के आएगा हमको, वो मिल के आएगा क्या? 4 - 3, 4 में से 3 गया 1, और 4 3 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पे x का गुणनफल लगेगा माइनस का 2 = 0। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x², ये गुणा करेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस ये 3x - 2 = 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 2 का जोड़ा बना के। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ से कॉमन मिलेगा 2, और दोनों में क्या है? x, तो 2 से भाग करेंगे इसमें तो 2 3 6,
एक्स से भाग करेंगे तो एक एक्स, या एक्स 2 बार है तो एक बार गया तो एक एक्स बच जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4, एक्स बाहर गया है। और यहाँ से हम प्लस का कुछ नहीं दिख रहा है हमको यहाँ पे कॉमन, तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 3x - 2 = 0। अब ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए तो बाहर कॉमन ले लीजिए इनको, 3x - 2, जो बचे अगले ब्रैकेट में 2x + 1। अब जब 3x - 2 इक्वल में अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ से मिलेगा 3x, 2 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 2, और यहाँ से x का मान मिलेगा कि ना 2/3। अब यहाँ पे जो है कि 2x + 1 = 0 जब हम लेंगे, जब 2x + 1 = 0 लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x, 1 को उधर ले जाएंगे तो -1, और x का मान आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से जो हमको मूल निकल के आया, 2 मूल निकल के आया, एक x का मान 2/3 है, एक x का मान -1/2। तो इन इसको दोनों को साथ में अगर लिखना जाए तो x बराबर 1 आया है 2/3, कॉमा एक माइनस का 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये मूल हो गया। ठीक, तो इसको देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2 अंडर रूट में 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है। अब इसको भी हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर लीजिए। और अगर गुणनखंड करने में थोड़ा सा आपको अगर दिक्कत हो रहा है, परेशानी आ रही है, तो आप जो है विविक्तर का यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विविक्तर जो होता है, विविक्तर को दर्शाते किससे हैं, जो विविक्तर होता है, विविक्तर होगा उससे डिनोट करने का तरीका प्रदर्शित करना है, उसको डी से करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होता है विविक्तर का वो होता है हमारा d = b² - 4ac। फिलहाल इसमें ये लगेगा नहीं, इसमें जो है कि ये बताता क्या है, ये मूलों की प्रकृति बताता है। मूलों की प्रकृति का मतलब हो गया कि मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। ठीक, तो ये मूलों की प्रकृति के लिए ये आगे भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें हम लगाते हैं द्विघात समीकरण है तो इसमें द्विघाती सूत्र का यूज करते थे, जिसको हम लोग पहले श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते थे। तो उस सूत्र का भी यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, अब इसका यूज किया जाएगा। और अगर गुणनखंड बनना है तो उससे भी आप कर सकते हैं। गुणनखंड एक बार सोचते हैं, देखिए बन जाएगा कि 3 दूना 6 हो जाएगा, गुणा करने पर 6 बना लीजिए। देखिए गुणा करने पर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 3 गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर क्या आ जाए, 2 ऐसी संख्या लीजिए जिनका गुणा कर दें तो हमको 6 मिल जाए। वही दोनों संख्या को अगर जोड़े तो 2√6 मिल जाए। तो सिंपल सा है कि √6 का गुणा जब √6 में किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा 6, और √6 को जब √6 में आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2√6 मिल जाएगा, मतलब करीम 6 2 6 तो मिल गया आसानी से। तो यही लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और फिलहाल आप गुणनखंड अगर बनना है तो गुणनखंड से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए गुणनखंड का ही यूज करते हैं हम लोग, इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 3x²। अब हमारा ये है, ये माइनस का √6 प्लस √6, यहाँ पे x + 2 = 0। ठीक बच्चों, अब यहाँ से देखिए क्या, यहाँ से 3x² माइनस x का गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √6x, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस करेगा, ये अंडर में यहाँ 6x, ये प्लस का 2 = 0। अब हम लोग क्या इसमें से लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं, 2 का जोड़ा बना लीजिए, कॉमन लेना है तो कॉमन यहाँ से निकल के आएगा। अब यहाँ से कॉमन लेने के बाद जो है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमन हमको क्या मिल जाए, जैसे √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √2। तो यदि अगर इसमें से √3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और 3 को जो लिखा जा सकता है, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 इसमें 2 बार है तो एक बार कॉमन ले लिया, तो एक बार यहाँ पे √3 बचा। ठीक है, और x भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आएगा क्या √3, x बाहर चला गया, एक x बच जाएगा। और यहाँ से अगर √3 बाहर चला गया, √6 में से अगर √3 बाहर चला गया तो बचेगा क्या √2 बचेगा। ठीक,
अब यहाँ पे ध्यान देना है कि √6 को अभी हमने बताया क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम √2 कॉमन ले लेते हैं, √2, क्योंकि 6 में से 3 अगर √3 आप कॉमन लेते हैं तो 2 में आपको √3 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 2 को हम लोग जो है वो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो करड़ी में 2 का करड़ी में 2 गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो इसलिए यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए करड़ी में 2। तो जैसे ही करड़ी में 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, करड़ी में 3 बचेगा, क्योंकि हमने बताया कि 6 को करड़ी में 3 और 2 लिख सकते हैं। तो करड़ी में 2 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा करड़ी में 3, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल करड़ी में 6 होगा। तो यहाँ पे करड़ी में 3, यहाँ पे फिर x और 2 को हम जैसा कि यहाँ पे लिखे हुए कि 2 को हम करड़ी में 2 इंटू करड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से करड़ी में 2 जब बाहर गया तो बचा क्या, करड़ी में 2। अब यहाँ से सॉरी यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये मिला क्या, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2। फिर हमको निकल के आया यहाँ पे करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2। तो ये हमको मिल गए। ये जो यहाँ से निकल के आए, यहाँ से हमको मूल ज्ञात करना है, क्योंकि बोला है क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल निकाल लेते हैं कि जब √3x माइनस √2 इक्वल में 0 लेंगे तो √2 को उधर लेकर जाइए तो आपको मिलेगा प्लस का √2, और यहाँ से x का मान निकालना है तो √3 को इसको अपॉन में लेकर जाएंगे, और इसको हम लिख सकते हैं क्या कि x का जो मान आया वो √2/3 आए यहाँ से। और जब √3x माइनस √2 बराबर 0 लेंगे, क्योंकि ये चीज़ वही चीज़ है, दोनों यहाँ भी वही चीज़ है, तो इसका भी क्या आएगा, जो x का जो मान आएगा, जो मूल आएंगे हमको √2/3 आएंगे, इसका भी वही आएगा, मतलब दोनों का सेम आएगा। और ये सिचुएशन अभी हम बताएंगे कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 3 नियम होते हैं। उस 3 नियम पे आधारित जो है कि ये दोनों मूल क्या है, हमारे समान आए हैं। दोनों मूल समान आते हैं, कब आते हैं, अगले सवाल में मिल जाएगा हमको एग्जाम्पल में। आइए देखते हैं अगले में, उतार लीजिए इसको, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, यही अभी हम बात कर रहे थे कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 3 नियम है। 3 नियम हमारे पास क्या है कि जानते हैं कि देखिए, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। 2 भिन्न वास्तविक, जैसे कि जो मूल आएंगे, जो यक्ष के मान आएंगे, जैसे x का मान 2/3, एक x का मान हमारा जैसे मान लीजिए 4/5, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए कि ये हमारे जो x के मान होते हैं ये मूल होते हैं। यदि 2 मूल या हमारे जो 2 मूल आए हैं ये वास्तविक है, और वास्तविक के साथ साथ ये दोनों क्या है, भिन्न है। अगर भिन्न होते हैं तो ये तब हो सकते हैं जब हमको b² - 4ac जो है वो लेस देन 0 हो। मतलब इसका क्या चक्कर है भैया, ये क्या बताना चाह रहा है कि सर इस 0 से जो है कि ग्रेटर देन, सॉरी 0 से ग्रेटर देन होगा तो हमको ये क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। बताने का मतलब कि जो हमको द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसमें हम अप्लाई करेंगे, उसमें से हमको विविक्तर निकालेंगे। जब विविक्तर निकालेंगे तो विविक्तर का मान जो ये b² - 4ac है ये होता है एक्चुअली d के बराबर, d बराबर b² - 4ac होता है, जिसको विविक्तर का सूत्र कहा जाता है। इसको ही बोला जाता है विविक्तर का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, यही होता है d बराबर b² - 4ac। तो b² - 4ac 0 से बड़ा हो, या तो आप लिख सकते हैं कि d क्या हो, 0 से बड़ा। अर्थात हम कोई भी द्विघात समीकरण में b² - 4ac को लगाएंगे और उसका मान निकालेंगे, अगर वो 0 से बड़ा आता है तो जो उसके मूल होंगे, जो उसके मूल हमको प्राप्त होंगे वो दोनों अलग अलग मिलेंगे। ठीक, ऐसे ही अगर दूसरे नंबर का अगर देखा जाए कि 2 बराबर वास्तविक मूल तब मिलेंगे हमको, दोनों मूल बराबर तब मिलेंगे, जैसे कि पिछले में हम देख सकते हैं, पिछले में हमारे पास क्या मिला कि दोनों मूल बराबर मिले। तो दोनों मूल बराबर मिला क्यों, क्योंकि इस द्विघात समीकरण में जैसे हम b² - 4ac लगाएंगे तो यहाँ से जो हमको b² - 4ac का मान, मतलब d का मान, मतलब विविक्तर का जो मान निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा यहाँ पे देखिए कि वो आएगा 0। तो जैसे ही 0 आएगा तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि 2 बराबर वास्तविक मूल समान हमको तब मिलेंगे जब b² - 4ac का मान 0 आ जाए। और तीसरे नियम में, तीसरे कंडीशन में क्या करा है कि b² - 4ac का मान
जब 0 से छोटा हो, क्या हो, जब 0 से छोटा हो, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। उस कंडीशन में हम लिखेंगे क्या, कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो तीसरा नियम है इसको ध्यान दीजिएगा, तीसरे नियम में ये बड़ा अलग है। ठीक है, तो इसी नियम को हम आगे अप्लाई करके जो क्वेश्चन होंगे उनको ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं आगे। देखिए, बोला कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का हमको विविक्तर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको विविक्तर, पहले क्या बोला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बोला है कि विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दो चीज इसमें पूछा गया है। तो विविक्तर निकालते, तो विविक्तर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आ जाइए लगाते हैं। विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। ठीक है, इसकी तुलना कर सकते हैं, जैसे अगर हम व्यापक समीकरण जो होता है हमारा ax² + bx + c = 0, उससे अगर हम तुलना करेंगे इस पूरे द्विघात समीकरण का, जैसे कि हमारा जो व्यापक समीकरण होता है वो ax² + bx + c = 0 ये होता है। अब इससे अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि a का जो यहाँ से इसका जो गुणांक है यहाँ पे a है, यहाँ x² का गुणांक क्या है 2, तो तुलना करेंगे तो a का मान हमको क्या निकल के आएगा 2 मिल जाएगा। अब x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है -4, तो b का मान क्या हो जाएगा -4, जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है, मतलब अचर पद है, अचर पद यहाँ पे क्या है 3, तो c का मान हमको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो जो हमारा a b c का मान होगा वो निकाल लेते हैं कि यहाँ पे देखिए a का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा 2 होगा, b का जो मान होगा वो -4 होगा, तो जो c का मान होगा वो हमारा 3 होगा। तो इसमें रखिए, तो यहाँ से जो d निकल के आएगा, विविक्तर निकल के आएगा, ये विविक्तर का ही फॉर्मूला है। विविक्तर का फॉर्मूला है। तो b का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, तो इसको सॉल्व करें तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16, 4 दूना 8 त्रिक 24, 4 दूना 8 त्रिक 24, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -8। अब d का जो मान आया है वो क्या है -8, अर्थात या आप बोले d का मान -8 या b² - 4ac को सॉल्व करने पर क्या है -8। तो यदि b² - 4ac जो -8 है, ये -8 किससे छोटा है 0 से छोटा है, अर्थात इस पूरे का मान 0 से छोटा आ रहा है और इसकी जगह पे आप d भी लिख सकते हैं क्योंकि d बराबर होता है। तो d का मान 0 से छोटा आएगा, तो इस कंडीशन में दोनों मूल जो हमारे होते हैं वो दोनों मूल वास्तविक की बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब g 0 से जब छोटा आ जाता है d, तो उस समय जो मूल होते हैं उनका अस्तित्व ही नहीं होता, मतलब उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो जो मूलों की प्रकृति होती है, यहाँ पे बोला है ना कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो जो मूलों की प्रकृति होगी हम लिखेंगे क्या कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं का मतलब कि हम मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से छोटा है विविक्तर। आप ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, अगर द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो अंडरवुड में जो है माइनस का रूप आएगा, और अंडरवुड में माइनस का रूप आने का मतलब होता है कि काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है, और काल्पनिक का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 6। अब इस तरीके का है, देखते हैं उदाहरण नंबर 7 क्या है। उदाहरण नंबर 7 देखिए क्या है, कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पे एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है, 7 मीटर हो। क्या ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, क्या ऐसा असंभव है, क्या ऐसा संभव यहाँ पे होना चाहिए कि क्या ऐसा संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। तो देखिए इसका एक एक पॉइंट को हम पढ़ते जाते हैं और फिर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो ऐसे हमने पढ़ दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। और ध्यान से पढ़ने के बाद सबसे पहले सवाल को लगाने का जो जरिया होता है कि सवाल आप ध्यान से पढ़िए, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसका
मीनिंग अर्थ समझ में आएगा, और जब तक अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि 13 मीटर वाले व्यास, व्यास जो होता है वो वृत्ताकार वृत्त होता है, तो हम वृत्त लेते हैं, वृत्त से हमारा जो मिलेगा देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि इस वृत्त में हमारा जो व्यास है वो कितना होना चाहिए, व्यास कितना होना चाहिए 13 मीटर। तो 13 मीटर का आप व्यास कैसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे ले लीजिए, कहीं पर भी केंद्र से होकर जाना चाहिए, केंद्र हम कहीं पर भी ले लेते हैं, केंद्र बीचों बीच होना चाहिए जहाँ से बनता है। तो एक मान लेते हैं कि ये वृत्त का, चलिए बनाते फिर केंद्र मानते हैं। तो आप एक व्यास ले लीजिए, व्यास आप चाहे जैसे भी खींच लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए। मान लीजिए ऐसा खींचिए कि व्यास बन जाए, मान लेते हैं कि ये हमारा व्यास, ठीक सही है, ये हमारा व्यास है, और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी है 13 मीटर, इस व्यास की लंबाई 13 मीटर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये कितना है 13 मीटर, पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 13 मीटर है। अब कह रहा है क्या कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, परिसीमा का मतलब होता है परिधि, तो परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, कहीं पर भी एक खंभा गाड़ना है, इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी। तो अंत बिंदु का मतलब जो व्यास है, एक अंत बिंदु जो है हमारा यहाँ पर है, एक अंत बिंदु यहाँ है। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहले क्या बोला है, यहाँ पे बोला है क्या कि व्यास के दोनों सिरों पर बने फाटक ए, अगर यहाँ पे फाटक ए है और फाटक बी, कोई फाटक है यहाँ पे लगा हुआ है, और कह रहा है एक खंभा गाड़ना है, तो कहीं पर कोई भी बिंदु ले लेते हैं, हमको एक खंभा जैसे गाड़ना हो, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वो खंभा गाड़ा हमने, यहाँ पे एक खंभा गाड़ा, ठीक, और इस खंबे, आगे बोल रहा है कि खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, खंबे के दूरियों का अंतर कितना हो 7 मीटर हो। तो ध्यान दें कि जो ये खंबा है, इस फाटक से दूरी, इस फाटक से दूरी, दोनों दूरियों के जो बीच का अंतर है वो दे रहा है कितना 7 मीटर। तो बना लेते हैं, चलिए देखते हैं, ये हमारा हो गया ये। तो बोल रहा है इसका नाम देते हैं यहाँ पे ए बी, अगर यहाँ सी, तो मतलब कि बिंदु सी से फाटक ए तक, बिंदु सी से फाटक बी तक, तो बी सी और ए सी की दूरी के बीच का अंतर दिया है, दिया कितना है 7 मीटर है। और क्या है, ऐसा संभव यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है, मतलब हमको ये बताना है कि ए सी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी, ये बताना है हमको, निकालना क्या है, हमको ए सी निकालना है और बी सी निकालना है, ये दो चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। तो आ जाइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि 7 मीटर का अंतर दिया है, दिया क्या है, दिया क्या चीज है, दिया है कि AC और BC का अंतर, AC माइनस BC का अंतर कितना है 7 मीटर, ये चीज दिया है कि AC माइनस BC कितना है 7 मीटर। अब हम लोग AC को मान लीजिए या BC, आप BC माइनस AC भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, AC अंतर दिया तो AC में से BC का अंतर 7 कर सकते हैं, या BC माइनस AC, इन दोनों में से कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मानते हैं कि माना बिंदु C से फाटक A तक की दूरी, जिसको हम बोलेंगे क्या AC, A तक की दूरी AC बराबर हम लोग मान लेते हैं कितना x, ये मान लेते हैं कितना है x मीटर है। तो AC को जब x मीटर मान लिया तो जो हमको BC निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे रखते हैं। तो AC पे अगर यहाँ पे देखते हैं कि AC, ये चीज़ दिया हुआ कि AC माइनस BC बराबर 7 मीटर है, तो AC को x माना है तो माइनस का BC बराबर 7 मीटर को बाद में लिखेगा, यहाँ से क्या मिला ये 7। अब यहाँ से हमको BC का मान निकालना, तो ये x 7 को इधर लेगा माइनस का 7 बराबर में BC, तो जो BC निकल के आया वो निकल के आया x माइनस 7, ठीक है।
अब यहाँ पे हमको ये निकल गया कि अगर हम लोगों ने इसको मान लिया क्या x, AC को क्या मान लिया, AC को माना था x, तो जो BC निकल के आया है, BC निकल के आया है x माइनस 7, ये BC निकल गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो ये हमारा x का मान यहाँ से निकल जाएगा, और x का मान निकल जाएगा तो x का मान निकल जाए तो AC की भी दूरी निकाल सकते हैं और BC की भी दूरी निकाल सकते हैं। तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगले पेज में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए x है, ये हमारा लंब, आधार कितना x माइनस 7, कर्ण क्या है हमारा 13। तो अगर देखें अगले पेज में तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हमारा देखिए जो सर्कल था यहाँ पे बना दे रहे हैं, इस टाइप का था, ये हमारा x था, ये हमारा x माइनस 7 था, ये हमारा 13 था, ठीक। यहाँ पे था ACB। तो यहाँ जब हम लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, AC हमारा क्या है x, तो x का स्क्वायर, BC क्या है x माइनस 7, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2ab 213 14x। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ 169 ही लिखिए इसको, एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा 49 और माइनस का 14, तो यहाँ लिखिए माइनस का 14x प्लस का 49। 169 को उधर लेकर चलेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 0, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहाँ से हो जाएगा ये 0, 16 में से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक। 16 में से 4 गया 12 तो माइनस। तो हमको यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 मिल जाएगा, हमको 60 मिल जाएगा, और ये 2 0 के पॉइंट में तो 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये मिलेगा। अब इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करके हम x का मान निकाल सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा कि गुणा करने पर जो 60 आ जाए और घटाने पर 7, तो क्या बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। इसको बना लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 60 बराबर में 0। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या है हमारा, यहाँ दोनों से कॉमन क्या है x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 5 कॉमन है तो प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, तो x माइनस 12 बराबर में 0, ये हमारे बचे। तो ये देखिए x माइनस 12 मिल गया, तो ये x माइनस 12 यहाँ x प्लस 5 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो जब x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो मिलेगा x बराबर 12, और जब x प्लस 5 बराबर हम लोग 0 लेंगे तो x बराबर मिलेगा माइनस 5। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि x बराबर माइनस 5 और दूरी जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग कौन सा लेंगे प्लस, क्योंकि दूरी ये तो x बराबर क्या लेंगे हम लोग 12 लेने पर, तो x बराबर हम लोग क्या लिया जाएगा 12, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं थी इसलिए धनात्मक लेंगे। तो जो हमारा AC मतलब फाटक A से जो खंबे की C की दूरी होगी वो होगी 12, और जो फाटक B से खंबे C तक की दूरी होगी वो निकाल लीजिए। तो x का मान यहाँ पे देख सकते हैं कि x का मान हमारा 12 आया है, और x जो हमारा था वो हमारा क्या था AC था, अर्थात AC 12 आ गया। और हमको अगर BC निकालना है तो BC निकालना है तो x माइनस 7, तो x माइनस 7, तो x का मान आया है 12, 12 में से 7 घटा देंगे तो 12 में से 7 जाएगा कितना आएगा 5, तो ये आ गया। अर्थात क्या मान गया, मालूम ये चल गया कि फाटक A से खंबे C की जो दूरी है वो हमारा है कितना 12 आया है, और फाटक B से खंबे C तक की जो दूरी है 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना है 5। यही दोनों पूछा था, ठीक बच्चों, देख लीजिए इसको ध्यान से उतार लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करना है, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले इसका विविक्तर निकालेंगे, तो हम लोग का विविक्तर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए d हमारा d के बराबर ही चलेगा, तो लिख चलिए d बराबर चलेगा, क्या बार बार इसको लिखना है,
यहाँ से ए बी सी का जो मान होगा, ए का मान हमारा क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ए होगा वो हमारा 3 होगा, बी का मान जो हमारा मिलेगा वो -2 होगा, और जो सी का मान है वो हमारा 1/3 होगा। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे तो बी का मान हमारा माइनस, तो -2 का स्क्वायर -4, ए का मान हमारे पास है 3, और जो सी का मान है वो 1/3 है। तो देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4, बस 4 एकम 4, तो यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ 0। तो डी बराबर 0 आने का मतलब हो गया, जैसे हम लोगों ने नियम क्या होता है कि बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 आते हैं, तो जो दोनों मूल होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। तो बी स्क्वायर -4ac बोलिए, चाहे बी स्क्वायर -4ac की जगह डी बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो इनमें जो मूलों की प्रकृति होगी, बोला है ना कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, दोनों मूल क्या होंगे, समान होते हैं। इस कंडीशन में दोनों मूल समान होंगे। ठीक, और विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो विविक्तर इसका क्या होगा, इसका विविक्तर क्या हो जाएगा, 0। और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों की प्रकृति होगी दोनों मूल समान होंगे, और यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, तो उनके मूल भी निकाल लें, तो इसका गुणनखंड करिए। चलिए उनको भी ज्ञात कर लेते हैं, क्या है देखते हैं। ये 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 है। तो क्या करिए, 3 से सब में गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करने पर क्या होगा, जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है 1/3, वो 3 हट जाएगा, और 3 हमको हटाना है, तो क्या करना है, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9x², 3 दूना 6x, ये 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। तो गुणा करने पर 9 और जोड़ने पर 6, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा क्या कि गुणा करने पर 9 और जोड़ने पर 6 मिल जाए। तो यहाँ पे ज्ञात करिए, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो गया। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 1। अगर नहीं समझ आया तो यहाँ पे अगर गुणनखंड बन गया, 9 एकम 9, गुणा करने पर 9, तो 3 त्रिका 9, 3 हाँ बन तो रहा है, सिंपल सा है, क्या यार दिमाग, 3 3 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, आराम से इजी सा एकदम बनना है, फालतू का हम लोग दिमाग लगा रहे थे। ये 3x, ये माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि 3 3 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, क्योंकि इन दोनों में x कॉमन है, और कॉमन का मतलब क्या होता है कि ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या ले जो दोनों को काटे। तो 3 है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 9 को भी काटेगा, तो 3 त्रिका 9, एक x बाहर गया तो एक x बचा, फिर यहाँ 3 बाहर चला जाएगा, मतलब 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और x भी कट जाएंगे, ये दोनों बाहर चलेगा, ऐसे समझिए। यहाँ से भी कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x - 1 बराबर में 0। तो यहाँ से निकल के क्या है कि 3x - 1, 3x - 1 दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो 3x - 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बच जाएगा 3x - 1 बराबर 0। तो जब हम 3x - 1 बराबर 0 लेंगे, तो 3x बराबर मिलेगा 1 और x बराबर मिलेगा 1/3। तो ये भी वही चीज़ मिलेगा जहाँ पे ये चीज़ मिलेगा, तो मतलब x का मान 1/3, तो यहाँ से भी x का मान जो निकल के आएगा वो भी आएगा 1/3। अर्थात हम लोगों ने चेक किया कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका विविक्तर ज्ञात करना था, तो विविक्तर जो होगा वो 0 होगा, एक तो आंसर यहाँ होगा, ये विविक्तर 0 होगा। और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी कि दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या था, यदि वे वास्तविक हैं तो वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए, वो मूल ज्ञात करना है, तो वो मूल क्या होंगे 1/3, और दोनों मूल समान होंगे, तो x के जो दोनों मूल होंगे, x ही हमारा मूल है, तो x के जो दोनों मान होंगे वो समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो द्विघात समीकरण के चैप्टर में जो सवाल था, जो उदाहरण थे वो 8 उदाहरण है। एक उदाहरण था जो कि इसमें बोला गया है कि शुरुआत में दिया है अनुच्छेद 4.2 करके, तो उस उदाहरण को यहाँ पे छोड़ा गया है क्योंकि उसको उसी में बता दिया गया है, बहुत सिंपल सा है, तो बताने का कोई मेन वो था नहीं। तो 8 ये उदाहरण है, इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और हमारे जो है कि इसके पहले चैप्टर जैसे कि दो चर का रैखिक समीकरण, उसका भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व कराया है, वीडियो पड़ी हुई है टारगेट विद गुरुकुल के चैनल पे, वहाँ पे देख लीजिएगा। और हम लोग जो है कि बहुपद को भी सॉल्व कर लिए हैं वहाँ पे एग्जाम्पल को। तो देखिए एग्जाम्पल जो है कि पेपर के नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका जो बोर्ड का पेपर होगा वहाँ से एग्जाम्पल से सवाल उठते हैं, बनते हैं सवाल, तो इसलिए आपको हर चैप्टर का एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने जो है कि बहुपद का भी
एग्जाम्पल सॉल्व करा दिया, 2 चर रैखिक समीकरण का भी सॉल्व करा दिया, और चौथे चैप्टर का जो द्विघात समीकरण था उसके 8 जो एग्जाम्पल थे उसको भी सॉल्व करा दिया। अगला जो एग्जाम्पल हम वीडियो लेकर आएंगे वो समांतर श्रेणी का लेकर आएंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। जैसा है कि स्टूडेंट्स, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।